एलिस इन बॉर्डरलैंड के सभी फेस कार्ड्स को तो हमने सरवाइव कर लिया, मगर तब AIV सीजन 3 हमें इंट्रोड्यूस कराता है जोकर कार्ड से। हालांकि जोकर का खुद का कोई गेम नहीं था, लेकिन ये जोकर का कार्ड हमारे लिए ऐसे बहुत से गेम ला गया जिसके अंदर हम फंसने के लिए, मरने के लिए तत्पर तैयार खड़े हैं। सो आखिर एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के गेम्स को हम कैसे सरवाइव करने वाले हैं ताकि आप और मैं वहां से जिंदा बचकर स्क्विड गेम में मर सकें। वेल वो तो आप जानेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर। वेल AIV सीजन 3 में एक्चुअली जो सबसे पहला गेम खेला गया वो कोई बॉर्डरलैंड का गेम था ही नहीं, वो तो एक एंट्रेंस टेस्ट था। अगर उसको क्लियर किया तो ही बॉर्डरलैंड में पहुंच सकते हो। या ये गेम जिसको खेला था खुद ryuji मात्सुयामा ने। वेल एक्चुअली हमारा जोकर कार्ड वाला गिरा दिए सारे पत्ते। हमारा एक्चुअल कार्ड्स वाला गेम जिसके अंदर आपको बस अपना कार्ड सिलेक्ट करना है और अगर वो जोकर निकला तो आपकी गुद्दी चटका दी जाएगी। मगर आपका कार्ड जोकर ना निकले, इसके लिए हम करने वाले हैं जुगाड़। उसका जो तरीका है वो एक्चुअली मैं आपको बताने नहीं वाला। आज इन कार्ड्स को यहीं पे बैठ के खेलते हैं और आपको मैं प्रूव कर दूंगा कि कैसे आप बच सकते हो। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करना पड़ा ताकि कार्ड्स आपको दिख जाएं। तो इस वक्त मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जो सेम कार्ड आपको AIV के पहले गेम में दिए जाएंगे। एक है मेरे पास जोकर कार्ड, यानी अब मैं सबसे बड़ी मुसीबत में हूँ, क्योंकि रूल्स ये हैं कि मैं सामने वाले को कार्ड दिखाऊंगा और अगर उन्हें जोकर कार्ड निकाल लिया तो मेरी गुद्दी उसी टाइम पे चटका दी जाएगी। तो आपको करना बस ये है कि अपने इस जोकर कार्ड को हमेशा अपने पास बचा के रखना है ताकि आप फंसो नहीं। सो आप जो मेरे को इस वक्त मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ कि आ जाओ, कौन आखिर बॉर्डरलैंड में पहुंचेगा। आपके पास 3 सेकंड का समय है, अपने कार्ड्स को सिलेक्ट कीजिए। जोकर कार्ड निकाल सकते हो तो निकाल लो, मेरी गुद्दी वहीं चटक जाएगी। तो प्लीज अपना कार्ड सिलेक्ट कीजिए। जस्ट इमेजिन आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है। क्या ये जोकर है? तो वेल नहीं, मैं सेफ हूं। ओके, हम इसको नीचे रख देते हैं। मान लेते हैं आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है। क्या ये जोकर है? तो नहीं, फिर से मैं सेफ हूं। मान लेते हैं आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है। क्या ये जोकर है? तो वेल नहीं, यहाँ भी सेफ हूँ। वेल भैया, अब तो 2 ही कार्ड हैं। अब मैं बिल्कुल मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा हूँ। अब ryuji मात्सुयामा ने क्या किया, आपने कार्ड को अलग से निकाल दिया और ऊपर की तरफ कर दिया ताकि बंदा इसको पिकअप कर ले। मान लो आपने ये कार्ड चूज किया। क्या ये जोकर कार्ड है? तो नहीं। तो एक सेकेंड, ये जोकर कार्ड है? तो नहीं क्योंकि ये जोकर कार्ड है। तो इस ट्रिक से अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस कार्ड को जो आपके पास में है उसको छुपा लो, क्योंकि रूल्स में ये बात कभी बोली नहीं गई कि आपको कार्ड दिखाना जरूरी है। तो इस जगह पे एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पास में इस वक्त 7 कार्ड्स हैं, मगर आपको सिर्फ 6 दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 और बचा हुआ 7th कार्ड एक्चुअली 6th कार्ड के बिल्कुल पीछे छुपा हुआ है, जो कि आपको बाहर की नजरिए से दिख ही नहीं रहा। सो कभी आप उसको पिक करोगे ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये आ जाएगी जब ये सारे पत्ते खत्म हो गए और आप स्टिल जिंदा हो। इसका मतलब आपके पास में 2 कार्ड है और आपको दूसरा शो करना होगा। तो इस टाइम पे तो आपकी किस्मत काम आने वाली है या फिर ryuji का दिमाग। लेकिन स्टार्टिंग में तो आप यहाँ से टोटली बच सकते हो। लेकिन वही बॉर्डरलैंड के अंदर जो हमारा सबसे पहला गेम है वो है द सेक्रेड फॉर्च्यून। इस गेम के रूल्स काफी सिंपल हैं। आप एक टेंपल में एंट्री मारोगे जहाँ आपको भगवान की जगह साक्षात मौत के दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके लक बेस के ऊपर। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप और मैं दोनों ही फूटी किस्मत लेके चल रहे हैं। ऐसी पर्ची तो हम निकाल लेने वाले जिसके अंदर कुछ पूछा नहीं जाए। आपकी और मेरी लंका लगने वाली है तो हम उस हिसाब से चलेंगे। वहीं जो आप पर्ची निकालोगे उसके ऊपर आपसे पूछा जाएगा सवाल आपके लक के बेस के ऊपर। उस सवाल में गलत जवाब देने पर जो डिफरेंस रहेगा सही जवाब और आपके जवाब के बीच में, मान लो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, लेकिन आपने बोल दिया 69, तो 9 एरोज आपके ऊपर बरसाए जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत से सवाल जिसका जवाब हमें कभी मालूम ही नहीं होगा, वहां पर एक्चुअली हम एक मैथमेटिकल ही ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि अब सवाल मैथ के हैं तो जवाब भी हम मैथ के ही देंगे। और हमें करना कुछ नहीं है, बस एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बिठाना है जो कि है मीन। इस गेम को खेलने के लिए वैसे 21 प्लेयर्स की जरूरत है, बट स्टिल मैं मान के चलता हूँ कि भैया एक की गुद्दी तो चटक गई बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको अक्ल आई है। अब जो सवाल आपसे पूछा जाएगा हमें करना कुछ नहीं है, उसके अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे अगर आपकी किस्मत अच्छी है। अगर आरिसू वाली फूटी किस्मत लेके हम चल रहे हैं तो बस फिर हो गया, फिर अगले जन्म में मिलेंगे। बट मैं मान के चलता हूँ कि हमें ऑप्शंस मिल गए। अब 3 से 4 ऑप्शन, हमें करना कुछ नहीं है। सभी 20 लोगों को पता है वो चारों ऑप्शन, और उन 20 लोगों को सिर्फ तुक्का मारना है, चाहे जवाब किसी को नहीं पता हो। लेकिन मैथमेटिकल मीन एक इतनी कमाल की चीज है जो कि आपको एक्यूरेसी के बहुत करीब ले आएगी। मान लो आपके ऑप्शन है 5 10 15 20। अब ऑप्शन क्योंकि 4 हैं और लोग 20,
यानी कि 5 लोग एक हद तक सेम जवाब देंगे और ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग ही एक इक्वल रेशो में जवाब देने वाले हैं। सो हो सकता है ऑप्शन ए को बोले 7 लोग, ऑप्शन बी को बोले 3 लोग, ऑप्शन सी को बोले 8 लोग, ऑप्शन डी को 1-2 ऐसा करके। तो जो आंसर सबसे ज्यादा एवरेज में होगा हमें बस उस आंसर को बोल देना है। मोस्टली चांसेस हैं कि हमारा आंसर सही होगा। और फिर भी अगर आप आसमान में से उड़ती हुई चिड़ैया को आते हुए देख रहे हो तो आरिसु भैया ने हमें टनल का रास्ता बता रखा है, चुपचाप उस डायरेक्शन में भाग के टनल खोद के अंदर घुस जाना। लेकिन उसके बाद में उसी टनल से जब आप बाहर निकलोगे तो आपका स्वागत करने के लिए खुद ज़ॉम्बीज खड़े होंगे। या तो अब हमारी एंट्री होने वाली है द ज़ॉम्बी गेम के अंदर। इस गेम के रूल्स काफी पेचीदा हैं मगर ध्यान से सुने तो बहुत सिंपल हैं। एक ग्रुप जिसके अंदर होंगे 16 प्लेयर्स और टोटल 4 ग्रुप यहाँ रहने वाले हैं। उन 16 प्लेयर्स को इक्वली कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, जिन कार्ड के अंदर 3 स्पेशल पत्ते भी इन्वॉल्व हैं। द ज़ॉम्बी कार्ड जो कि उस ग्रुप के प्लेयर्स के बीच में रैंडमली बटा होगा और वो पूरे ग्रुप में सिर्फ किसी एक प्लेयर के पास रहने वाला है। वही है शॉटगन कार्ड, ये कार्ड हर एक प्लेयर के पास में मौजूद होगा। और वही वैक्सीनेशन कार्ड, ये उन 4 टीम्स के अंदर ही टोटली रैंडम बटा हुआ है। हो सकता है किसी टीम में 2 हो और किसी टीम में 1 भी नहीं। ज़ॉम्बीज का मकसद है सभी इंसानों को ज़ॉम्बीज बनाना और इंसानों का मकसद है सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करके इंसानों की तादाद बढ़ाना। जिसकी तादाद लास्ट में ज्यादा होगी वो पार्टी जीत जाएगी। अब ये गेम एक्चुअली कोई गेम है ही नहीं, ये सारा लफड़ा है सिर्फ आपकी सोच का और दिमाग का। एक ऐसा तरीका जिससे 4 राउंड के बाद में ये गेम डोमिनेंस पे चलेगा कि नो चांस कोई आपका बाल भी बाका कर दे। और ये कैसे, इसका सिंपल सा तरीका है सहमति। सभी प्लेयर्स को इकट्ठा होकर बस ये तय करना है कि यहाँ पे सारे जो इंसान हैं वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 राउंड के बाद में सभी प्लेयर्स ज़ॉम्बी होने वाले हैं और इंसानों की संख्या रहेगी टोटल 0। ये चीज इतनी आसान कैसे है? क्योंकि अगर एक्चुअली इंसान अपनी तादाद बढ़ाने की कोशिश करें तो वहाँ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हर किसी के पास में शॉटगन कार्ड है मगर वैक्सीनेशन कार्ड किसके पास में है किसी को आइडिया नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप ज़ॉम्बी हैं और अब आप तरबतर घूम रहे हैं इस इंतजार में कि या तो कोई आपको इंसान बना दे वैक्सीनेशन कार्ड की मदद से, लेकिन किसके पास वैक्सीनेशन कार्ड है आपको कोई आइडिया नहीं। और अगर आपने किसी को बता दिया कि मैं ज़ॉम्बी हूँ, मेरे को ट्रीट कर दो, तो वो ट्रीट वैक्सीनेशन कार्ड से नहीं करेगा, वो अपना प्यारा पूकी रिश्ता निभाएगा। मान लेते हैं मेरे पास में वैक्सीनेशन कार्ड है और मैं जुहू बीच पे चिल मार रहा हूँ और वहीं मेरे को दूर नजर आता है आर्यन जो कि ज़ॉम्बी बना घूम रहा है। अब आर्यन को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनको वैक्सीनेट कर दे और मेरे पास में वैक्सीनेशन कार्ड है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मेरे को दूर से ही पता लगता है कि ये तो वही आर्यन है जिसने मेरे को पारुल का नंबर देने से मना कर दिया था। ले बेटी, अब तो सारी जिंदगी की दुश्मनी निकालूंगा मैं। अब आर्यन भैया की तो लग गई लंका, क्योंकि मैं तो वैक्सीनेशन कार्ड उनको देने से रहा और जैसे ही उन्होंने बताया कि वो ज़ॉम्बी हैं, मैं तो निकाल के शॉटगन उनकी गुद्दी चटका दूंगा। दैट्स व्हाई ज़ॉम्बीज कभी भी खुद को रिवील नहीं करेंगे कि वो ज़ॉम्बीज हैं और वो यही कोशिश करेंगे कि सभी इंसानों को ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर दें। और यही वो सोच है जिसकी नींव पे ये पूरा गेम टिका हुआ है। लेकिन वही सभी प्लेयर स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर लें कि हम सभी ज़ॉम्बीज बनेंगे। तो अगर सभी ज़ॉम्बी हो गए तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता और सभी चिल मारने वाले हैं। ना किसी की जान जाएगी ना किसी को वैक्सीनेट करना। और यही बेस्ट और इजीएस्ट वे है जिस तरीके से आप इस गेम को सरवाइव कर सकते हो। लेकिन यहाँ से सरवाइव होए नहीं कि सीधा आपका मुकाबला होगा लेजर टैग में। वेल, ये लेजर वाला गेम टोटली ही डिपेंड करता है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। बट स्टिल यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो आपकी बहुत मदद करने वाली है और वो है खुद ये पिलर। एक्चुअली जो लेजर है वो इन पिलर्स के एग्जैक्ट बीच में से आ रही हैं, यानी कि वो लेजर्स पिलर को क्रॉस नहीं करती। तो आपको बस उन पिलर्स के पीछे खड़े रहना है और उस पिलर के साथ साथ ही भागते रहना है, क्योंकि जो पिलर वाला एरिया है उसके अंदर तो लेजर आ ही नहीं रही। वहीं आप अगर रियोजी मात्सुयामा हो तो आपके पास में प्लॉट आर्मर तो है ही, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर चिंता करने की जरूरत है तो वो है द ट्रेन गेम। ऐसा मैं कहता मगर सच्चाई तो ये है कि ट्रेन गेम एक्चुअली वन ऑफ द इजीएस्ट गेम है, जिसका जवाब हमें खुद एआई भी नहीं दे दिया। जहां उसागी की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, वहां आरिसु ओरा गेन करते हुए उनके साइड में आ जाते हैं। ना सिर्फ ओरा गेन करते हुए, जबकि ऐसे सफर कर रहे हैं कि वो बोर हो चुके हैं कि कब ये गेम खत्म होएगा। क्योंकि हम देखते हैं जहां उसागी की टीम की लंका लगी हुई है वहां आरिसु की पूरी ही टीम जिंदा बैठी है। यानी कुछ तो ऐसा तरीका है इस गेम के अंदर जहां एक भी इंसान की बिना जान जाए इस ट्रेन वाले गेम को सरवाइव किया जा सकता है। और वही एक नहीं जबकि ऐसे 3 तरीके मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका, इस ट्रेन के अंदर एक्चुअली हर एक बोगी के अंदर एडवर्टाइजमेंट लगी हुई हैं, जिनमें से जिस बोगी के अंदर एक्चुअली ऑक्सीजन गैस है ना कि पॉइजनस गैस, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें ग्रीन प्लांट बना हुआ है और वो एयर प्योरिफिकेशन की है। जिस बोगी में वो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आप चिल कर रहे हो। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इतनी माथा भसड़ के अंदर आपका ध्यान उन एडवर्टाइजमेंट्स पे नहीं गया, क्योंकि वो एक नहीं बहुत सारी लगी हुई है। तो हम यहाँ यूज करेंगे दूसरा तरीका, जो कि हमें रूल्स को ही ट्रिक करके मिलेगा। रूल्स में साफ ये बात कही
थी कि एक बार अगर आप सामने वाली बोगी में गए तो वापस पिछले वाली बोगी में नहीं जा सकते, मगर ये बात तो कभी बोली ही नहीं कि आप उस बोगी में रुक नहीं सकते। और वहीं पर 8 टोटल डिब्बे हैं, जिनमें से 4 में ऑक्सीजन और 4 में पॉइजनस गैस है। बट ऑक्सीजन सिलेंडर वो 4 नहीं जबकि 5 हैं, और इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको एक इंसान के पूकी पिछवाड़े पे लात मार उनको अगले डब्बे में भेज देना है, जहाँ पे वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर पक्का यूज करेंगे। और वहाँ पे जो भी गैस आएगी उससे वो चिड़िया या तो मर जाएगी या जिंदा रहेगी, जिससे पता लग जाएगा वो कौन सी गैस थी। उसके बाद में सभी बचे हुए प्लेयर्स उस बोगी में आएंगे और जो प्लेयर ऑलरेडी उस बोगी में थे वो सबको बता देंगे कि यहाँ पे क्या सीन है। सेम ऐसा दूसरे डब्बे में होएगा, बट इस बार वो प्लेयर नहीं जाएगा जो ऑलरेडी जा चुका था, क्योंकि उसके पास जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर था वो यूज हो चुका है। तो इस बार नया प्लेयर जाएगा, और क्योंकि हर प्लेयर के पास में 5 हैं, तो इस तरीके से कोई ऐसा मुश्किल में नहीं फंसेगा जिसके सारे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होंगे। एंड हियर वी गो, ऐसा करते करते आप लास्ट बोगी तक आराम से पहुंच जाओगे। मगर जो तीसरा मेथड है वो वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेथड है, जिसके अंदर किसी को भी आगे नहीं भेजना, सारी टीम एक साथ जाएगी और सारी टीम चिल करेगी, और वो है खुद ये बर्ड। इस बर्ड का नाम है डोमेस्टिकेटेड कैनरी, जिसको सॉन्ग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये बर्ड काफी बड़ा रोल निभाती है इस ट्रेन गेम में। ये ना सिर्फ एक सिंपल सी बर्ड है, जबकि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो कि एयर क्वालिटी के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से रिएक्ट करता है। यानी हाँ, ये एयर को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव है। और लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20 के अंदर एक्चुअली कोल माइनर्स इन बर्ड्स को यूज करते थे, ये जानने के लिए कि माइंस के अंदर कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है। और यही चीज एक्चुअली आरिसू ने नोटिस कर ली, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जिस बोगी के अंदर एक्चुअली पॉइजनस गैस थी, उसके अंदर ये चिड़िया हर वक्त मूवमेंट दे रही है, तिल मिला रही है, इधर से उधर हो रही है। लेकिन वहीं जिस बोगी के अंदर ऑक्सीजन गैस है वहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, और बर्ड बहुत इजी तरीके से चिल कर रही है। बस ये बात आरिसू भैया को पता लगी, दैट्स व्हाई उनकी पूरी टीम चिल कर रही थी। वो तो लास्ट में उसागी वहां आ गई, वो नहीं आती तो ट्रेन का बटन टाइम पे दब चुका था और वो एक्सीडेंट कभी होना ही नहीं था। लेकिन वहीं जहाँ आरिसू भैया की पूरी टीम पलट गई, उसागी की टीम जाके चिल मारने लगी टोक्यो टावर के ऊपर। अब ये टोक्यो बिंगो टावर है बस एक बिंगो का ही गेम, जिसको जीतने की बहुत सी ट्रिक होती हैं, बट यहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जिस बटन पे हमने हाथ मारा उसके अंदर से क्या नंबर आने वाला है। वो टोटली रैंडम रहेगा, तो दैट्स व्हाई आप नंबर्स को हंट करने के लिए नहीं जा सकते। सो ये पूरा का पूरा गेम डिपेंड रहने वाला है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। वहीं अगर आप ryuji matsuyama हो तो प्लॉट आर्मर ऑलवेज ऑन टॉप, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ करना है तो सब्सक्राइब बटन है अभी दबा दीजिए जल्दी से, और लाइक तो स्टार्टिंग में कर दिया होगा। यू आर ए गुड पर्सन। नहीं किया क्या बात? अरे दबाओ यार, इतना थोड़ी सोचते हैं। लेकिन वही किक द कैन, हमारे बचपन का गेम, मेरे को नहीं पता आपने कभी खेला है नहीं खेला, लेकिन जो 2000 से लेके 2003 तक के किड्स हैं उनने डेफिनेटली खेला होगा। एक्चुअली काफी एंटरटेनिंग गेम था, और इसको मैंने फर्स्ट टाइम निंजा हथौड़ी में देखा था। इस कैन को लात मारो, कैन को उठा के लाओ, और जैसे आप कैन को छुओगे वहां 60 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते ही टाइमर रीसेट हो जाएगा, मगर 5 सेकंड डिडक्ट हो जाएंगे। और ये चीज एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक नहीं, जबकि बहुत बड़ा हेल्पिंग पॉइंट है। यहाँ पे टोटली काम करने वाला है आपका टीम वर्क। यहाँ पे आपको अकेले जाने वाली गलती नहीं करनी। अगर आपकी टीम बड़ी है तो आप इस गेम को बहुत इजी वे में जीतने वाले हो। आप जाओ 3 से 4 के ग्रुप में, एक जना कैन को होल्ड करेगा, जिसको प्रोटेक्ट करेंगे बचे हुए 3 पर्सन। वो जाने वाले हैं टोटल बॉडीगार्ड की तरह, कि जो भी सामने आया दे मुक्का अपने कैन वाले गाय को टोटली प्रोटेक्ट करते हुए। और जैसे टाइमर कम होने वाला हो, जो चारों बंदे हैं उनमें से एक दूसरे के साथ कैन स्विच कर लो, और ऐसा करते करते आप मेन पॉइंट पर पहुंच जाओगे। और यहीं पर एक्चुअली एक ट्रिक काम करने वाली है, वो है गेम का रूल। इस रूल में बोला गया कि यहाँ पर 10 राउंड्स होने वाले हैं। ये कभी नहीं बोला कि इस गेम को 10 लोग सरवाइव करने वाले हैं। ये तो हमने मान लिया कि 10 राउंड तो 10 लोग, और इसको सरवाइव वो करेगा जो कि कैन को अंदर पुश करेगा। तो अगर क्या होए कि 2 शख्सियत मिलके उस कैन को पुश कर दें, अब इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने पुश नहीं किया, क्योंकि पुश तो दोनों ने किया है। तो यहाँ पे टेक्निकली दोनों लोग सेफ होने चाहिए, और अगर ये चीज काम करती है तो इजी तरीके से 3-4 लोग मिलके दबा देना उसको। वहीं पर दूसरा मेथड जो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रूटल भी है, क्योंकि ये कैन 2 तरीके से ब्लास्ट हो सकता है। एक अगर इसका टाइमर 0 हो जाए, दूसरा अगर इस पे इम्पैक्ट पड़े। और आपकी टीम में जो प्लेयर्स हैं उनकी तादाद कम है, तो आपको ये तरीका यूज करना ही पड़ेगा कि जहां पे भी आपको एनिमी टीम का भरा भरा ग्रुप दिखे हाँ यस, वही करना है आपको जो आप सोच रहे हो।
उस कैन को उठा के जोर से किसी की टैंट पे मारो, क्योंकि उस कैन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो वहीं फट जाएगा और वो कैन का इम्पैक्ट रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लेजिट आपको वहां पे एक फिजिक्स का रूल अप्लाई करना होगा। तो आपके हाथ पे इम्पैक्ट ना पड़े, उसको पकड़ के आपको इसे पीछे लेना पड़ेगा, लेकिन वो हर कोई करने में नाकामयाब रहेगा। सो अगर उन्होंने कैन को पकड़ भी लिया तो जैसे बॉल बहुत तेजी से हाथ पे लगती है कैच करते वक्त, तो वो कैन भी बहुत तेजी से लगेगा। इट डजंट मैटर कि आपने उसको पकड़ा या नहीं, वो कैन तब ब्लास्ट नहीं होता जब वो नीचे गिरता है, वो तब ब्लास्ट होता है जब उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। और वो अगर आपके जोर से हाथ पे लगा और आपने कैच भी कर लिया बट स्टिल इम्पैक्ट पड़ेगा, और इम्पैक्ट पड़ा तो बूम। तो बस आपको उस कैन को बॉम्ब की तरह यूज करना है अपनी एनिमी टीम के ऊपर। ठा के फेंके जाओ। हाँ, बस इतने मत फेंक देना कि लास्ट में पता लगे एक भी कैन नहीं बच रहा और अब आप खुद भी एलिमिनेट हो रहे हो। नाउ अब सभी प्लेयर्स आ जाते हैं फिनाले के अंदर, द पॉसिबल फ्यूचर। ये गेम जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही आपके दिमाग के साथ भी खेलता है। इस गेम के अंदर है 25 रूम्स, जिसके अंदर से आपको बाहर निकलने के लिए एग्जिट का दरवाजा ढूंढना है। उस एग्जिट डोर तक पहुंचने के लिए आपको 15 टर्न्स मिलेंगी, जिस 15 टर्न्स का आप यूज करने वाले हैं डाइस को रोल करके, और उन डाइस पे जो नंबर आएंगे वही नंबर आपके दरवाजों का एक्सेस होंगे। लेकिन उस दरवाजे पे जाते वक्त आपको वॉल के ऊपर एक फ्यूचर दिखाया जाएगा और वही आपकी जिंदगी का फ्यूचर रहने वाला है। और यही वो पॉइंट है जो आपको इस गेम में तत्पर हराने के लिए तैयार खड़ा है। ये गेम फिजिकली हार्ड है ही नहीं, टोटली मेंटली हार्ड है। ये आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपके जज्बातों के साथ खेलता है, जिसपे AIB सीजन 3 की नींव टिकी हुई है। जो बांदा ने ट्रेलर में बोला था कि इंसान के इमोशंस एक अदृश्य धागे की तरह होते हैं, तो ये सब कुछ इमोशन बेस्ड है। तो इसको सरवाइव करने का बेस्ट तरीका है इग्नोर। उन वॉल्स को आपको टोटली इग्नोर करना है और एग्जिट डोर ढूंढने के लिए आपको ग्रुप्स में बट जाना है। इस गेम के अंदर 10 लोग थे और अच्छी बात यह है कि वो 10 के 10 इस वक्त उस मेज के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं और यहाँ से एग्जिट डोर जो रहेगा वो किसी ना किसी कॉर्नर पे रहेगा। तो वो जो 10 लोगों का ग्रुप है उसको डिवाइड होकर चारों कोनों में जाना है। अब 2-2-2-2 करके 4 ग्रुप बन जाएंगे और अभी 2 लोग बचे हैं। वो 2 लोग रेंडमली किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, यानी 4 ग्रुप, जिनमें से 2 ग्रुप के अंदर 2 लोग और 2 ग्रुप के अंदर 3 लोग रहने वाले हैं। अब क्योंकि वो पूरा ग्रुप सेंटर में है, वो डिवाइड होके जाने वाले हैं कॉर्नर्स तक। उन कॉर्नर्स तक सभी ग्रुप्स को पहुंचने में लगेंगे 4 टर्न्स। और अगर आप गलती से किसी ऐसे रूम में घुस जाते हो जहां बहुत बड़ा माइनस लगने वाला है, तो 30 पॉइंट्स के अंदर से आप दोनों मिलकर उस पॉइंट्स को डिडक्ट कर सकते हो और किसी एक इंसान के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई आरएसयू का ये प्लान सबसे अच्छा था कि अकेले मत जाना। अब वहीं पर जैसे सभी टीमें कॉर्नर्स पे पहुंच जाएंगी, एक टीम को फाइनली एग्जिट डोर मिल जाएगा। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टीम के लिए रहने वाली है जो कि बिल्कुल ही अपोजिट कॉर्नर में है। मान लेते हैं एग्जिट डोर है A5 के ऊपर और आप इस वक्त खड़े हो E1 के अंदर, तो आपको पूरा डायगनली कवर करते हुए आना है। तो ये दिखने में खतरनाक है, मगर टेक्निकली देखा जाए तो पूरा डायगनली कवर करने के लिए भी आपको एक्चुअली सिर्फ 8 टर्न्स लगेंगी। और क्योंकि आपकी 4 टर्न ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो 4 और 8 मिलाकर भी सिर्फ 12 टर्न्स होती हैं, यानी स्टिल आपके पास 3 टर्न्स अभी भी सेफ हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपको किसी रूम में रुकना पड़े या फिर आप किसी गलत रूम में भी घुस जाओ, तो भी आप टोटली सेफ तरीके से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 30 पॉइंट हैं और किसी टीम में तो 3 लोग हैं, यानी कि टोटल 45 पॉइंट्स। और 45 पॉइंट्स प्रीटी इनफ है, आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आ जाओ माइनस लगवाते भी। और सबसे बड़ी चीज जो आप नहीं भूल सकते, डू नॉट लुक एट द फ्यूचर वॉल्स। वो टोटल स्कैम है, उनसे दूर रहिए। इजी तरीके से एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर और आप सरवाइव कर जाएंगे एलिस इन बॉर्डरलैंड्स सीजन 3 को। हाँ, बस लास्ट में जाके डेथ वाले वोर्टेक्स को मत चूज कर लेना, पता लगे कोई अलग ही किंक जाग गई है कि मैं तो डेथ वोर्टेक्स में कूदूंगा। तो चुपचाप बाहर आ जाना, चेरी ब्लॉसम का ट्री देखना, चीसिया भैया से मिलना, और अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मजा तो आपको आया ये वीडियो में, मजा आ गया तो सब्सक्राइब बटन तो दबना चाहिए। लाइक आपने स्टार्टिंग में दबा दिया था और हाइप कर दोगे इस वीडियो को तो मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना सर्वाइव्ड, ताकि मैं समझ जाऊं आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। Peace out.